Welcome everyone. This is lecture 59 and 60 of Income Tax Assessment Year 2020-21. Our ongoing topic is income from house property. Last two sessions में हम लोग डिस्कस कर रहे थे annual value of house property in case of let out house and in case of self occupied house. आज का हमारा टॉपिक है annual value of house property in case of house held as stock in trade. ये थर्ड पार्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू का, थर्ड एंड द लास्ट पार्ट। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। सो लेट्स बिगिन। सो हियर इज आवर थर्ड पार्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। वो हाउस प्रॉपर्टी जिसको की होल्ड किया है एज स्टॉक इन ट्रेड, जिसको खरीदने बेचने के लिए रखा हुआ है। व्हाट इज स्टॉक इन ट्रेड? स्टॉक इन ट्रेड होता है ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जिसको आपने सेल या परचेज के लिए रखा हुआ है। तो ऐसे में एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाएगी ये देखना है। यहाँ पर आपके टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज जहां पर आपने प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड किया है, आपने उसको खरीदने या बेचने के लिए होल्ड करके रखा है, लेकिन आपने खरीदने बेचने की बजाय उस प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा रखा है फॉर अ टाइम बीइंग। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि आपने कोई प्रॉपर्टी अगर सेल परचेज के लिए रखी हुई है तो वो प्रॉपर्टी साथ की साथ बिक ही जाएगी। मान लीजिए 2-3 साल ऐसे पड़ गए बीच में जिसमें कि प्रॉपर्टी आपकी सेल आउट नहीं हो रही, आपके पास ही पड़ी हुई है। आप यहाँ पर आप ये एज्यूम कीजिए कि आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं जो कि प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है जी। अब बीच में कुछ ऐसे ईयर्स भी हो सकते हैं जहां पर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो नहीं बिकी। तो आपने सोचा कि प्रॉपर्टी अगर नहीं बिक रही तो क्यों ना इसको किराए पर चढ़ा दिया जाए। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह अपने पास रखी हुई थी, लेकिन क्योंकि वो नहीं बिक रही इसलिए आपने फॉर अ टाइम बीइंग उसको लेट आउट कर दिया, उसको किराए पर चढ़ा दिया। क्या वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी या फिर वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी? आपका सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 कहता है कि यदि आपने कोई प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखी है लेकिन आपने उसको किराए पर चढ़ा दिया, तो ऐसी इनकम को आपकी बिजनेस इनकम दैट मींस पीजीबीपी में नहीं लिया जाएगा। दैट इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसको आपको यहीं पर टैक्स लगाना पड़ेगा। दिस इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है? आपने प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखा है, सेल परचेज के लिए रखा है, लेकिन आपने उसको किराए पर नहीं चढ़ाया। आपने उस प्रॉपर्टी को किराए पर नहीं चढ़ाया है। यहाँ पर आपको दो बातें करनी होंगी। क्या? आपको दो चीजें देखनी है। जो प्रॉपर्टी आपने सेल परचेज के लिए रखी हुई है वो यदि 2 साल तक आपने किराए पर नहीं चढ़ाई, 2 साल तक यदि आपने किराए पर नहीं चढ़ाई, तो आप किस तरह से एनुअल वैल्यू निकालेंगे? और यदि 2 साल बीत जाने पर भी आपने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट नहीं किया, ना वो प्रॉपर्टी बिकी और ना आपने उसको किराए पर चढ़ाया, और ऐसा करते करते 2 साल बीत गए, तो 2 साल के बाद आप उसकी एनुअल वैल्यू क्या लेंगे ये देखना है। तो सबसे पहले तो 2 साल कहाँ से काउंट किए जाएंगे ये देखना है। सबसे पहले 2 साल काउंट कहाँ से किए जाएंगे? मान लीजिए कि घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी 1 जनवरी 2018 को। आपने यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का निर्माण कर दिया था 1 जनवरी 2018 को। ध्यान रखिए आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपने ये प्रॉपर्टी बेचनी है। यहाँ पर आपने उस प्रॉपर्टी का निर्माण पूरा कर दिया, और निर्माण पूरा होने के बाद 15 अप्रैल 2018 को आपको इसकी कंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल गया। देखिए जब प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि जो कंस्ट्रक्शन है घर की वो कंप्लीट हो चुकी है। सो आपकी
जो हाउस की कंस्ट्रक्शन है वो जनवरी में कंप्लीट हुई और अप्रैल में आपको सर्टिफिकेट मिल गया कंप्लीशन का। अब 2 साल कहाँ से काउंट होंगे? क्या यहाँ से काउंट करें हम 2 साल, जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला? नहीं जी। वो कहता है कि जिस साल में आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला है, उस साल का अंत देखिए, उस फाइनेंशियल ईयर का एंड क्या है? अगर आपको सर्टिफिकेट अप्रैल 2018 में मिला है, तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन-सा हुआ? ये फाइनेंशियल ईयर हुआ 18-19। इस फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट डे है दैट इज़ 31st मार्च, यहाँ से आप 2 साल काउंट करने शुरू करेंगे। ठीक है जी? सो यहाँ से लेकर आप ये 2 साल देखेंगे, 2 साल कब हुए? एक तो 2019-20, एक दूसरा साल कौन-सा हुआ? 2020 एंड 21, ये 2 साल हुए। सो आपको अब क्या देखना है कि इन 2 सालों में किस तरह से ट्रीटमेंट करना है आपको, और जब ये 2 साल बीत जाएँगे, तीसरा साल शुरू हो जाएगा, उस समय आपको एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी है, ये 2 अलग-अलग पार्ट्स हैं। ठीक है जी? देखते हैं कि पहले 2 वर्षों में, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले 2 वर्षों में आप एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले 2 वर्षों में माना जाएगा, देखिए आपने घर को किराए पर तो चढ़ाया नहीं है। अगर आपने घर को किराए पर नहीं चढ़ाया तो इसको डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा। मान लिया जाएगा कि आपने घर को किराए पर चढ़ा दिया है, चढ़ाया नहीं है। लेकिन लॉ कहता है कि मानिए कि आपने घर को किराए पर चढ़ा दिया है। ऐसे ही 2 साल बाद भी यदि आपने घर को किराए पर नहीं चढ़ाया है, तो भी लॉ यही कहता है कि मान लीजिए कि आपने घर को किराए पर चढ़ाया है। तो दोनों केसेस में आपको यही मानना है कि आपने घर को किराए पर चढ़ा दिया है। तो फिर हमने इन दोनों भागों को अलग क्यों किया? जब दोनों पार्ट्स में यही मानना है कि घर को किराए पर चढ़ा दिया है, तो फिर हमने 2 साल और 2 साल के बाद वाला जो पीरियड है, उसको हमने अलग-अलग क्यों कर दिया? उसको अलग करने की वजह ये है कि रिसेंटली ये अनाउंस किया गया है कि सेक्शन 23(5) में एक एडिशनल क्लॉज डाला गया है, क्या? कि जो 2 साल तक ऐसे घर की वैल्यू को निल लिया जाएगा। 2 साल तक, अप टू 2 इयर्स इस घर की वैल्यू को निल लिया जाए, टैक्स नहीं लगेगा। ये छूट दी गई है आपको सेक्शन 23(5) के द्वारा कि जिस साल आपका जो घर है, जो आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखा है, जिस साल वो घर कंप्लीट हुआ, उस साल से आप आने वाले 2 साल देखिए, उन 2 साल के लिए आपको एनुअल वैल्यू निल का लाभ मिल जाएगा। ठीक है जी। फिर जब 2 साल बीत जाएँगे, तो क्या होगा? 2 साल बीत जाने के बाद आपको निल एनुअल वैल्यू का लाभ नहीं मिलेगा। आपको वैसे ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जैसे कि आप लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में किया करते थे, वो 6 स्टेप्स लगाकर। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर एज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर। इस तरीके से आप वो 6 स्टेप्स फॉलो करेंगे और एनुअल वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि आप लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में किया करते थे। ठीक है जी, दिस इज व्हाट वी हैव टू कवर इन स्टॉक इन ट्रेड, हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। क्या पॉइंट्स हैं दो? यदि आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह घर रखा है लेकिन आपने उसको लेट आउट कर दिया है, यहाँ पर आपने लेट आउट कर दिया है, आइए इसको भी हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपने घर को लेट आउट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आपने घर को लेट आउट नहीं किया है। जहाँ पर आपने घर को लेट आउट कर दिया है, वहां पर आपकी इनकम, वहां पर तो टैक्स लगना ही लगना है, किसी तरह की कोई छूट नहीं है। लेकिन आप टैक्स कहाँ लगाएंगे? आप पीजीपीपी के अंडर टैक्स नहीं लगाएंगे, आप हाउस प्रॉपर्टी के अंडर टैक्स लगाएंगे।
लेकिन जहां पर आपने लेट आउट नहीं किया, वहां पर प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा कि जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको आपने किराए पर चढ़ा दिया है। लेकिन फर्क कहाँ पर आएगा? 2 साल तक आपको एनुअल वैल्यू निल का लाभ मिलेगा, आपको टैक्स पे नहीं करना। लेकिन जब 2 साल बीत जाएंगे तो तीसरे साल से आपको इस छूट या कंसेशन का लाभ नहीं मिलेगा और आप एनुअल वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि आप लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में किया करते थे। आइए देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ तक तो देखो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 1 जनवरी को, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला है 15 अप्रैल को। तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से आप 2 इयर्स कैलकुलेट करेंगे। अब केस 1 लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की बात करते हैं सबसे पहले, और ये मान लेते हैं कि घर को आपने किराए पर चढ़ा दिया है। ये आ गया आपका केस 1, घर को आपने किराए पर चढ़ा दिया है। यदि आपने घर को किराए पर चढ़ा दिया है तो छूट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, आपको टैक्स पे करना होगा। और कैसे टैक्स पे करेंगे? आप एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे? वैसे ही डिटरमिन करेंगे जैसे कि आप लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में किया करते थे। केस 2 पर चलते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की ही बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने दूसरा केस लिया है आपके लिए कि आपने घर को किराए पर नहीं चढ़ाया, नहीं चढ़ाया है, नहीं चढ़ाया, लेकिन आप इसको क्या मानेंगे कि आपने आपने इसको किराए पर दे दिया है, आपने डीम्ड टू बी लेट आउट मानेंगे। डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया, आपको एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, लेकिन उससे पहले ही जैसे ही आप एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने लगते, आपको ध्यान आया कि एक सेक्शन 23(5) है जिसके अकॉर्डिंगली आपको छूट मिलनी थी, कंसेशन मिलनी थी, और इस हिसाब से इन 2 वर्षों में आपको एनुअल वैल्यू निल का लाभ मिल जाएगा। ठीक है जी। अब आइए केस 3 लेते हैं। अब ये 2 साल पूरे हो गए कंसेशन वाले, अब तीसरा साल शुरू हो गया। अब जब तीसरा साल शुरू हुआ, आपने घर को किराए पर चढ़ा रखा है। भाई जहां पर आपने घर को किराए पर चढ़ा रखा है वहां पर तो कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, वहां पर तो आपको टैक्स पे करना ही करना है। वहां तो एनुअल वैल्यू आपको निकालनी ही है, और कैसे निकालेंगे? वैसे ही वही 6 स्टेप्स फॉलो करके जो हम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में किया करते थे। अब केस 4 क्या है कि थर्ड ईयर है लेकिन आपने घर को किराए पर नहीं चढ़ाया। यदि घर को किराए पर नहीं चढ़ाया तो मानना पड़ेगा कि आपने घर को किराए पर चढ़ाया है। लॉ कहता है कि मानो कि आपने घर को किराए पर चढ़ाया है। लेकिन क्या अब आपको छूट मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि ये छूट आपको कब तक मिलनी थी? सिर्फ 2 वर्षों तक मिलनी थी। 2 वर्ष पूरे हो गए, तीसरा वर्ष शुरू हो गया, तो अब आपको उस छूट का लाभ नहीं मिलेगा और आपको एनुअल वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी जैसे कि आप लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में किया करते थे। ये है जी आपका पूरा किस्सा, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। तो इस थर्ड पार्ट के साथ हमारी एनुअल वैल्यू का जो टॉपिक है हाउस प्रॉपर्टी में वो कवर हो गया है, और हमारी जो 3 कैटेगरीज थी दे आर कंप्लीट। 3 कैटेगरीज कौन सी थी? कौन सी 3 कैटेगरीज थी? फर्स्ट कैटेगरी थी जहां पे हमने लेट आउट हाउस के केस में डिटर्मिनेशन करी थी एनुअल वैल्यू की। सेकंड कैटेगरी थी जिसमें हमने स्व अर्जित मकान, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में वैल्यू कैलकुलेट करी थी। एंड ये हमारा थर्ड केस था जहां पर प्रॉपर्टी को आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड किया है। सो ये कैटेगरीज हमारी ओवर हो गई है। हमारी जो डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू का टॉपिक है दैट गेट्स ओवर विद दिस। और आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं विच इज डिडक्शंस। डिडक्शंस फ्रॉम द एनुअल वैल्यू, सेक्शन 24। मैम ऐसा लगता है कि ये टॉपिक तो हमने कर रखा है। हाँ जी, बिल्कुल कर रखा है। डिडक्शंस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिस टाइम पर हमने बात करी थी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की। वहां पर हम इन डिडक्शंस की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम
इन डिडक्शंस को और गहराई से जानेंगे। याद कीजिए, जब मैंने आपको एनुअल वैल्यू की बात करी थी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में, वहां पर मैंने आपको 30,000 और 2 लाख की लिमिट की बात करी थी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में आपको 30,000 और 2 लाख की लिमिट की बात करी थी। तो अब हम उन्हीं चीजों के ऊपर और ज्यादा ध्यान से चर्चा करेंगे। सो सेक्शन 24 में है आपकी डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू, और सेक्शन 24 आपका दो भागों में बटा हुआ है। द फर्स्ट पार्ट इज सेक्शन 24A एंड द सेकंड पार्ट इज सेक्शन 24B। सेक्शन 24A बहुत ही सीधा सेक्शन है। ये कहता है कि आपको NAV का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा, NAV का 30%। लेकिन याद कीजिए, जब मैंने आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू करवाई थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। जहां पर एनुअल वैल्यू निल होती है, जहां पर एनुअल वैल्यू निल होती है, वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ आप नहीं उठा सकते। मैम, एनुअल वैल्यू निल कब होती है? एनुअल वैल्यू निल दो केसेस में होती है बेटा। कौन से दो केसेस हैं वो? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, सिर्फ दो घरों के केस में आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को निल ले सकते हैं। यदि आपको वो टॉपिक याद हो, यदि आपको वो सेशन याद हो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी वाला, तब मैंने आपको बताया था कि सेल्फ ऑक्यूपेशन का लाभ आप सिर्फ दो घरों के केस में उठा सकते हैं, ओनली 2 हाउसेस। तो दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में जहां पर आप एनुअल वैल्यू निल का लाभ उठा रहे हैं, वहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरा, अभी अभी जस्ट हमने बात करी स्टॉक इन ट्रेड की। वो स्टॉक इन ट्रेड जिसको आपने किराए पर नहीं चढ़ाया है, 2 साल के लिए आप उसकी एनुअल वैल्यू को निल लेते हैं, 2 साल के लिए। तो जब आप उन 2 वर्षों के लिए एनुअल वैल्यू को निल लेंगे, उन 2 वर्षों के लिए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ आप तब नहीं उठा सकते जब एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी निल हो। बाकी सभी केसेस में आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। ये तो हुआ सेक्शन 24A। अब सेक्शन 24B क्या कहता है? सेक्शन 24B रिलेट्स टू इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आपने मकान बनाने के लिए या मकान खरीदने के लिए या मकान की रेनोवेशन करने के लिए, मकान की रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने उधार लिया है, और उस उधार के ऊपर आप ब्याज दे रहे हैं। क्या उस ब्याज की डिडक्शन आपको मिलेगी? हाँ जी, मिलेगी। लेकिन डिपेंड करता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। यदि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो जितना भी ब्याज आप दे रहे हैं, सारे के सारे ब्याज की डिडक्शन आप ले सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की सीमा नहीं है। 30,000 या 2 लाख वाली सीमा यहाँ पर आपको चेक नहीं करनी। ठीक है जी। यहाँ पर आपको 30,000 या 2 लाख वाली जो सीमा है उसकी बात नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है जी। तो फिर इस सीमा की बात कहाँ करनी है? ये 30,000 या 2 लाख वाली सीमा की बात हम तब करते हैं जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब जहां पर आपकी प्रॉपर्टी स्व अर्जित है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वहां पर आपको मैक्सिमम या तो 30,000 की डिडक्शन मिल जाएगी या फिर आपको 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी। कितनी कितनी डिडक्शन मिलेगी? या तो 30,000 की डिडक्शन मिल सकती है या फिर 2 लाख की डिडक्शन मिल सकती है। अब 30,000 की कब मिलेगी और 2 लाख की कब मिलेगी, इस बारे में बात करते हैं। तो ये बात करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि
ये सब चीजें क्या हैं? देखिए, परचेज का मतलब होता है खरीदना। घर आप अगर खरीदने जा रहे हैं, दैट इज परचेज। अगर आप घर का निर्माण करने वाले हैं तो उसे आप कंस्ट्रक्शन कहते हैं। यदि आप घर को तोड़कर उसको दोबारा से बनाने लगे हैं, उसे आप पुनर्निर्माण कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। यदि आप मकान की मरम्मत करवा रहे हैं तो आप रिपेयर करवा रहे हैं। और यदि आप घर का नवीकरण कर रहे हैं, आप घर को तोड़ फोड़ नहीं रहे, आप हल्की फुल्के से कुछ चेंजेस कर रहे हैं, आप नवीकरण कर रहे हैं, आप घर को पूरा गिराकर दोबारा नहीं बना रहे, आप हल्की फुल्की सी तोड़ फोड़ करेंगे बस, तो दैट इज रेनोवेशन, जिसको कि आप नवीकरण कहते हैं। सो यहाँ पर मैंने इन पांचों को दो भागों में बांट दिया है आपके लिए, आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। परचेज और कंस्ट्रक्शन को मैंने बड़े काम बोला है, ये दोनों बड़े काम है। और रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड रेनोवेशन, इनको आप मान लीजिए कि ये छोटे काम है। ठीक है जी, ये बड़े काम, ये छोटे काम। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि 30,000 की डिडक्शन की जो रिस्ट्रिक्शन है वो कब लगेगी। अगर आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 से पहले, 1999 से पहले अगर आपने लोन लिया है, और लोन आपने लिया है छोटे और बड़े दोनों कामों के लिए, दैट मीन्स इन पांचों कामों के लिए यदि आपने लोन लिया है, लेकिन लोन लिया है 1999 से पहले, तो आपको ब्याज की डिडक्शन सिर्फ 30,000 की मिलेगी। लेकिन यदि आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद, लेकिन सिर्फ छोटे कामों के लिए, छोटे काम कौन से, सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए लिया है, तो भी आपको सिर्फ 30,000 की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन यदि आपने लोन लिया है 1/4/1999 के बाद, 1999 के बाद अगर आपने लोन लिया है सिर्फ बड़े कामों के लिए, सिर्फ बड़े कामों के लिए, देखिए जहां पर 1999 के बाद लोन लिया है छोटे कामों के लिए, वहां पर तो 30,000 की रहेगी। जहां पर आपने बड़े कामों के लिए लोन लिया है 1999 के बाद, और जो कंस्ट्रक्शन एंड परचेज है जिसके लिए आपने लोन लिया है, वो 5 साल के अंदर अंदर पूरी हो गई। जो कंस्ट्रक्शन और परचेज है वो लोन लेने के 5 साल के अंदर अंदर पूरी हो गई है, तो आपको 2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। साथ ही साथ 2 लाख की डिडक्शन आपको तब मिलेगी जब आपने बैंक से इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट लिया है। सो यदि आप 2 लाख की डिडक्शन पाना चाहते हैं तो आपको ये साबित करना होगा कि आपने जो लोन है वो 1/4/1999 के बाद लिया है, और लोन लिया है आपने बड़े कामों के लिए, सिर्फ परचेज और रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया है। और अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो कंस्ट्रक्शन लोन लेने से 5 साल के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और यदि आपने परचेज के लिए लोन लिया है तो आपकी जो खरीदारी है वो 5 साल के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए। साथ ही साथ आपको बैंक से इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट भी लेना होगा, तभी आपको 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल सकती है। सो क्रक्स क्या है, क्या निष्कर्ष निकला कि यदि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, ब्याज की डिडक्शन आपको लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में बिना 30,000 या 2 लाख की सीमा के आपको पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन जहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी आती है, वहां पर सरकार ने लिमिट लगा दी है, सीमा लगा दी है 30,000 की या फिर 2 लाख की। 30,000 की सीमा कब लगेगी? 30,000 की सीमा कब लगती है? यदि आपने लोन लिया है 1/4/1999 से पहले, यदि आपने पहले लोन लिया है, पुराना लोन है आपका, इसको आप पुराना लोन कह लीजिए, पुराना लोन है 1/4/1999 से पहले वाला लोन जो है आप उसको पुराना लोन मानिए, पुराना लोन है, और छोटे और बड़े दोनों में से किसी भी कार्य के लिए लिया है,
तो आपको 30,000 की ही डिडक्शन मिलेगी। लेकिन यदि आपका नया लोन है, नया लोन 1/4/1999 के बाद वाला जो लोन है, आप उसको नया लोन कह लीजिए। यदि आपने नया लोन लिया है लेकिन छोटे कामों के लिए लिया है, छोटे कामों के लिए, तो ऐसे में भी आपको सिर्फ 30,000 की ही डिडक्शन मिलेगी। तो 2 लाख की डिडक्शन कब मिलेगी? इसके लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? आपने नया लोन लिया है 1/4/1999 के बाद, नया लोन लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बड़े कामों के लिए लिया है, सिर्फ परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। वो परचेज या कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 साल के अंदर-अंदर आपने पूरी कर ली है। यदि 5 साल से अधिक लगे हैं, तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। एंड आपको इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना है फ्रॉम द बैंक। सो ये है आपका पूरा किस्सा डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू का। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड पीरियड वाइज। अभी हमने लास्ट में 2 डिडक्शंस डिस्कस करी है पिछली स्लाइड में। क्या डिडक्शंस है? स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर जो सीमा की बात है, रिस्ट्रिक्शंस की बात है, वो डिस्कस करी है। अब हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पीरियड वाइज। अब हम इसको पीरियड वाइज देखते हैं, अवधि के हिसाब से, कि जो इंटरेस्ट है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का इंटरेस्ट है या फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद का इंटरेस्ट है। ठीक है जी। देखिए, आपने यहां पर लोन लिया, 1 जनवरी 2018 को आपने लोन लिया। लोन लेने लोन लेने के बाद 15 अप्रैल 2019 को आपकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो आपने कंप्लीट कर ली। 15 अप्रैल 2019। देखिए, आपने लोन कब लिया? 1 जनवरी 2018। और नेक्स्ट ईयर में 15 अप्रैल 2019 को आपकी जो घर की कंस्ट्रक्शन थी वो हो गई है कंप्लीट। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसे मानेंगे? जिस साल घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे पीछे जाइए, उससे पीछे जाएं, उससे पीछे जाके देखें कि इसके पहले फाइनेंशियल ईयर कब पूरा होकर हटा है। इससे पिछला फाइनेंशियल पूरा हो चुका था 31 मार्च 2019 को। सो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, उससे जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था जब खत्म हुआ, वहां तक आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है कि यदि आप घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो निर्माण से पहले का, निर्माण से पहले का, ये देखिए यहां पर देयर इज सम मिस्टेक ओवर हियर। निर्माण से पूर्व, पूर्ण होने से पहले। निर्माण, यदि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन पूरी होने से पहले, या फिर यदि आप परचेज कर रहे हैं तो घर की खरीदारी से पहले, घर की जो खरीदारी है उसके पूर्ण होने से पहले की अवधि का जो ब्याज होता है उसे कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। जो ब्याज आपका घर की कंस्ट्रक्शन पूरी होने से पहले का ब्याज है उसे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कहते हैं। और जो ब्याज आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद का ब्याज है उसे आप कहते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। सो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का जो पीरियड है, जो पहले की अवधि है, दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद की जो अवधि है दैट इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसके ब्याज को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड के ब्याज को हम किस तरह से
ट्रीट करेंगे ये देखना है हमें। देखो इन दोनों भागों में बांटने की कोई तो वजह होगी। इसको हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे और इसको हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। सो जो कंस्ट्रक्शन पूर्ण होने से पहले का ब्याज है, मान लीजिए कि इस पीरियड का जो टोटल इंटरेस्ट बनता था आपका दैट इज 50,000। इस पीरियड का टोटल इंटरेस्ट 50,000 बनता था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। क्या इसकी डिडक्शन एक ही बार में मिल जाएगी? लॉ कहता है कि जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन आपको एक बार में नहीं मिलेगी। इसकी डिडक्शन आपको एक बार में नहीं मिलेगी। इसकी डिडक्शन आपको 5 भागों में मिलेगी। कितने भागों में मिलेगी? इसकी डिडक्शन आपको मिलेगी 5 भागों में। कैसे मिलेगी 5 भागों में? अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है कि जो इंटरेस्ट है टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का दैट इज 50,000। सो 50,000 को आप 5 भागों में कैसे बांटेंगे? 5 बराबर भागों में बांटिए। कैसे? 1/5 करके। तो एक भाग कितने का हुआ? एक भाग 10,000 का हुआ। सो आपको इस इंटरेस्ट की डिडक्शन 50,000 की डिडक्शन एक ही साल में नहीं मिल सकती। आपको इसको 5 वर्षों में लेना होगा। और 5 वर्षों में कैसे लेंगे आप? 10,000 प्रति वर्ष। कब से लेंगे? क्या यहाँ पर मिलेगा आपको? या यहाँ पर छूट मिलेगी? नहीं जी। डिडक्शन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उस साल से आपको इस 10,000 की डिडक्शन मिलनी शुरू होगी। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई इस वर्ष में 15 अप्रैल 2019। इस वर्ष में, ये वर्ष कौन सा है? ये वर्ष है 19-20, 1920। आपको 1920 से ये डिडक्शन मिलनी स्टार्ट होगी। 1920 में मिलेगी, फिर 2021 में मिलेगी, फिर 21-22 में मिलेगी, फिर 22-23 में मिलेगी, फिर 23-24 में मिलेगी। इस तरह से आपको 10,000 10,000 10,000 प्रति वर्ष 19-20 से शुरू होते हुए 23-24 तक आपको 10,000 की डिडक्शन मिलेगी। आपको 50,000 की डिडक्शन एक ही बार में नहीं मिल सकती। ये है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। आइए अब चलते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड की तरफ। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड की जो डिडक्शन है वो आपको साथ साथ मिलती जाएगी, साथ साथ मिलेगी। यहाँ पर आपको डिडक्शन एक ही बार में नहीं मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे इंटरेस्ट बना, इस साल की डिडक्शन इसी साल, फिर इस साल की डिडक्शन इसी साल मिल जाएगी, फिर 21-22 की डिडक्शन इसी साल मिल जाएगी। तो प्रत्येक वर्ष की जो डिडक्शन है वो आपको उसी वर्ष में मिलती चली जाएगी पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट के केस में। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में कंस्ट्रक्शन पूरी होने के बाद वाली जो अवधि है उसमें आपका जो इंटरेस्ट बनता है प्रति वर्ष वो 38,000 का बनता है। अब हम अगर टोटल डिडक्शन देखें तो कितनी होगी? पहले हम 19-22 की बात करते हैं। देखिए 19-22 में सबसे पहले तो आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की डिडक्शन मिलेगी। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की कितनी मिलेगी? 10,000। 10,000 प्री की मिलेगी, तो पोस्ट की कितने मिलेगी? पोस्ट की तो हर साल साथ साथ मिलती जाएगी 38,000। तो टोटल डिडक्शन आपको कितनी मिली? 48,000। 20-21 में प्री की 10,000, पोस्ट की 38,000, टोटल 48,000। सिमिलरली 21-22 की, सिमिलरली 22-23 की, इसी तरह से 23-24 की मिलेगी आपको डिडक्शन। ये 5 वर्ष आपके हो गए पूरे। अब अगर हम छठे वर्ष पर आए, 6th ईयर पर, तो 6th ईयर में अगर हम 24-25 साल की बात करें, दिस इज योर 6th ईयर। 6th ईयर में आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि ये आपको 5 वर्षों में पूरी की पूरी मिल चुकी है। तो फिर आपको पोस्ट की मिलेगी। हाँ जी, पोस्ट की डिडक्शन आपको मिलती चली जाएगी। सो 24-25 में 6th ईयर में आपको जो डिडक्शन मिलेगी उसका अमाउंट कितना रहेगा? 38,000। क्या लॉजिक है यहाँ पर प्री और पोस्ट में
बांटने का, इंटरेस्ट को प्री और पोस्ट में बांटने का लॉजिक क्या है कि लॉ ने दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान रखे हैं। यदि आपका कंस्ट्रक्शन पूरी होने से पहले की अवधि का ब्याज है तो उसे आपको लेना होगा आने वाले 5 सालों में, वो भी इक्वल भागों में। लेकिन यदि हम पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात करें तो वो आपको साथ की साथ ही मिलता जाएगा। आइए इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। This is your illustration 8. Mr. Deepak took a loan of 10 lakh from a bank on 1/4 on 1/4/2015, 1/4/2015 को उसने लोन लिया at the rate of 12% interest for constructing a house in Delhi. जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुई अगस्त 2017 में। अब सबसे पहली बात तो ये कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक माना जाएगा। यहाँ पर आपकी जो कंस्ट्रक्शन है दैट गेट्स कंप्लीट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, ठीक है जी। सो इससे पहले फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हुआ होगा? 31 मार्च 2017 को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ होगा। सो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिन तक जो ये वाला पीरियड है ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। कंस्ट्रक्शन पूर्ण होने से पहले की जो अवधि है वो ये है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना है ये देख लेते हैं। कितने वर्ष है यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने सालों का है? 2 साल। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में 2 साल लग गए, ठीक है। तो इन 2 सालों का इंटरेस्ट कितना रहेगा आपका? 10 लाख इंटू 12% इंटू हर वर्ष का इंटरेस्ट 2 सालों के लिए, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए, which comes out to 2,40,000। 12,000 इंटरेस्ट 1 साल का, फिर दूसरे साल का, सॉरी 1,20,000 1 साल का इंटरेस्ट, 1,20,000 दूसरे साल का इंटरेस्ट, 2,40,000 आपका टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आ गया। इसकी डिडक्शन आपको साथ की साथ नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? डिडक्शन आपको मिलेगी 5 भागों में, 2,40,000 इंटू 1/5। आपको डिडक्शन मिलेगी 48,000 की प्रति वर्ष। कब से लेकर कब तक मिलेगी इस 48,000 की डिडक्शन हर साल? सबसे पहले आपको मिलेगी 2017-18 में, फिर 18-19 में, फिर 19-20 में, 2021 एंड 21-22। इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 वर्षों में 48 48 48 48 48 करके डिडक्शन मिलती जाएगी और आपका 2,40,000 पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड की। यहां से लेकर आपका स्टार्ट होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, निर्माण पूरा होने के बाद का इंटरेस्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पर है आपका 31 मार्च 2018, ये है आपका 31 मार्च 2019, ठीक है। सो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड की यदि हम बात करें तो 2017-18 का पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना रहेगा? 1,20,000। और 18-19 का कितना रहेगा? अगेन 1,20,000। 19-20 का रहेगा 1,20,000। इस तरह से आपका चलता जाएगा एंड सो ऑन, चलता जाएगा। हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 19-20। हमारा ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, हमें अपने फाइनेंशियल ईयर की बात करनी है बस।
अगर आप सारी बात करना चाहते हैं, मैं सारी बात भी कर सकती हूँ। तो आइए ऐसा करते हैं, सारी बात ही कर लेते हैं। 2017-18 की बात करें तो ये रहा आपका प्री का इंटरेस्ट, ये रहा आपका पोस्ट का इंटरेस्ट और ये रहा आपका टोटल इंटरेस्ट। 17-18 में आपको 48,000 प्री के इंटरेस्ट की छूट मिलेगी और पोस्ट के इंटरेस्ट की छूट कितने मिलेगी? 1,20,000। आपको टोटल डिडक्शन मिल जाएगी 1,68,000। सिमिलरली अगर आप 19-20 की बात करें, 18-19 की बात करें, 18-19, 48,000 प्री, 1,20,000 पोस्ट का इंटरेस्ट, 168,000 आपको टोटल इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी। ऐसे ही 19-20 जो कि हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 48,000 आपको प्री की डिडक्शन, 1,20,000 पोस्ट की डिडक्शन, सो 1,68,000 आपको टोटल डिडक्शन मिल जाएगी। इसी तरह आपका ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक आपका लोन पूरा नहीं हो जाता एंड सो ऑन। ठीक है जी, इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है वो चलता रहेगा। सो दिस इज ऑल इन प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। आइए देखते हैं अब तक क्या क्या कर लिया हमने इस सेशन में। हियर यू गो, द फर्स्ट स्लाइड जहां पर हमने एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड की बात करी थी। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि यदि आपने स्टॉक इन ट्रेड वाले घर को किराए पर चढ़ाया है तो वहां पर आप बिजनेस इनकम में नहीं जाएंगे, आप अपनी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी के अंडर टैक्स लगाएंगे। और यहाँ पर आप एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनुअल वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट होगी जैसे आप लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में करते थे। सेकंड, जहां पर आपने हाउस प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड किया है लेकिन आपने उसको किराए पर नहीं चढ़ाया, वहां पर लॉ कहता है कि आपको मानना पड़ेगा कि आपने उसको किराए पर चढ़ाया है और आपको उसकी एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपको 2 ही साल हुए हैं अभी घर बनाए हुए, तो वहां पर आपको एनुअल वैल्यू नील का लाभ मिल जाएगा, आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन यदि 2 साल से अधिक हो गए हैं, ना आपने प्रॉपर्टी बेची और ना ही आपने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, ना ही आपने उस प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाया, तो तीसरे वर्ष से आपको वो छूट नहीं मिलेगी और आपको एनुअल वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी जैसे कि आप लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में किया करते थे। यहाँ पर मैंने आपके लिए अलग अलग केसेस लिए हैं, प्लीज इनको जरूर दोबारा से रिवाइज कीजिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 30% मिलती है एनएवी की, लेकिन जहां पर एनुअल वैल्यू निल होती है वहां पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिल सकता। और एनुअल वैल्यू निल कब कब रहती है? 2 घरों के केस में जो कि आपने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए रखे हैं, वहां पर एनुअल वैल्यू निल रहती है। और वो घर जो आपने स्टॉक इन ट्रेड के लिए रखा है और आपने उसको किराए पर भी नहीं चढ़ाया, वहां पर आपको 2 साल के लिए एनुअल वैल्यू निल का लाभ मिलता है। और क्योंकि आपको यहाँ पे एनुअल वैल्यू निल का लाभ मिल रहा है, तो आपको सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठाने से मना कर दिया। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में कितना भी इंटरेस्ट हो, बिना किसी सीमा के आपको पूरे के पूरे इंटरेस्ट की मिल जाती है छूट। लेकिन स्व अर्जित हाउस प्रॉपर्टी के केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में आपको 30,000 या 2 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है। 30,000 की डिडक्शन आपको तब मिलती है जब आपका पुराना लोन है वह छोटे व बड़े दोनों कामों के लिए लिया गया है, तो 30,000 की डिडक्शन। यदि आपका नया लोन है लेकिन सिर्फ छोटे कामों के लिए है तो भी 30,000 की डिडक्शन। 2 लाख की डिडक्शन कब मिलेगी? जब आपका नया लोन है और आपने बड़े कामों के लिए लिया है तो 2 लाख की डिडक्शन। लेकिन इसके अलावा आपको 2 शर्तें और पूरी करनी होगी। एक तो आपको बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना होगा और दूसरा, जिस वर्ष में आपने लोन लिया है उस वर्ष के अंत से लेकर 5 साल के अंदर अंदर आपको घर की कंस्ट्रक्शन करनी होगी कंप्लीट, तभी आपको 2 लाख की डिडक्शन मिल सकती है। अब यदि हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की बात करें अवधि के हिसाब से, तो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है वो 2 भागों में बटा है, जिसमें जो पहला भाग है दैट रिलेट्स टू द ब्याज, द इंटरेस्ट, वो ब्याज जो कि
कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का ब्याज है, और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद का ब्याज है। सो यहाँ पर जो ब्याज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले की अवधि से रिलेटेड है, वहां पर आपको डिडक्शन एक ही बार नहीं मिलती, आपको वो डिडक्शन 5 भागों में मिलती है। और ये 5 भाग तब शुरू होते हैं, ये 5 वर्ष तब शुरू होंगे जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी कंप्लीट उस फाइनेंशियल ईयर से। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो आपको साथ की साथ ही मिलता रहता है। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे, इतना काफी रहेगा आज के लिए। इसको रिवाइज करें और पिछले सेशंस भी रिवाइज करते रहें, क्योंकि जो इनकम टैक्स की प्रोविजंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ये आपके दिमाग से इरोड होती जाती हैं। सो कीप रिवाइजिंग योर प्रीवियस सेशंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।